Hello everyone, I welcome you all in this amazing platform Black and White। सर हम क्या कर रहे थे? सर हम मनी चैप्टर कर रहे थे। मनी चैप्टर में फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, यानी मनी चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट तक यहां तक खत्म कर लिया था। हमें जो सेकंड स्टार्ट करना था वो था डेफिनेशन ऑफ मनी। बट सर पिछले वीडियो में ना आपने डेफिनेशन भी बताया था, ध्यान है? मनी इज अ प्रॉमिसरी नोट। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, जरूर लिखें उसको। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एक बार फिर से बताता हूं। मनी इज अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्यों है सर? क्योंकि मनी के ऊपर एक प्रॉमिस नोट लिखा होता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वादा करता हूं। तो मनी इज अ प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, आरबीआई। ठीक है, तो मनी इज अ प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी by which people of that country, उस कंट्री के लोग are legally bound to accept it as a medium of exchange। ठीक है, चलो अब आते हैं बुक के डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो मनी इज, ये क्या करेगा ना, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मिला के भी डेफिनेशन बना सकते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी हर वो चीज है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट की तरह। सर चार फंक्शन थे मनी के, क्या क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। इन चारों को अगर आप मिला दोगे तब भी डेफिनेशन बन जाएगा सर। मनी इज anything which is accepted as a medium of exchange, measure of value, standard and defer payment and store of value। हो गया डेफिनेशन सर। तो बेसिकली ये पॉइंट मिला के बनाए, बट मैंने जो डेफिनेशन बताया वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान से चलो सर आगे बढ़े क्या? अगर डेफिनेशन समझ में आ गया है तो सर बढ़ते हैं आगे। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, आ जाओ इसको समझते हैं। थोड़ा सा छोटा हो जाए, हाँ चलो सर। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी समझना, लीगल क्या है सर? मनी ना आपने बताया था पिछले वीडियो में, मनी का लीगल टेंडर है। यानी अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं मैं मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह नहीं मानता, तो उस पर आप केस कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो इंडियन होना चाहिए बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉरेनर को पकड़ लिया, अरे तू नहीं लेगा पैसा, ले तेरे पे केस कर दिया हमने, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है एंड इट इज लीगली बाउंड फॉर ऑल इंडियन टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? मनी बेसिकली देखो, लीगल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसका मनी का, थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल एक आधा पॉइंट आएगा जो शायद आपके CUET के एग्जाम में यानी कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लीगल टेंडर मनी। Money can be legally used for the make the payment of debt and other obligation in turn of legal tender money। ठीक है, बेसिकली क्या है? जब मनी किसी भी डेट को पेमेंट करने के लिए लगाया जाता है, जब मनी किसी भी पेमेंट, ठीक है, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट फॉर द डेट एंड अदर ऑब्लिगेशन, किसी भी डेट को या किसी भी ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए मनी दिया जाता है, इसी टर्म को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब बात करते हैं, दो तरह के लीगल टेंडर हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझना, लिमिटेड लीगल टेंडर वैसा पैसा जिसका लिमिटेड लीगल टेंडर है, वैसा पैसा जिसका अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ठीक है, क्या देखा हमने सर? लीगल टेंडर, लीगल डेफिनेशन क्या होता है? पैसा जब किसी भी डेट को या ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है, समझते हैं सर। दो तरीके का है, लिमिटेड लीगल और अनलिमिटेड लीगल। सर मतलब क्या है लिमिटेड लीगल? क्या कह रहे हो? लिमिटेड लीगल और अनलिमिटेड लीगल मतलब कहीं पे पैसा लिमिटेड पावर रखता है, कहीं पे पैसा ज्यादा पावर रखता है। सर कैसी बातें कर रहे हो? कहां पे पैसा कम पावर और ज्यादा पावर रखता है? सर समझते हैं ना, समझो। मान लो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, तो आपके पास करेंसी दो फॉर्म में होती है, कॉइन के फॉर्म में और नोट के फॉर्म में। सर अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो क्या आप कॉइन्स से किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट कर सकते हो? क्या कर सकते हैं क्या? सर हाँ कर सकते हैं, मैं करूंगा, किसने रोका है? मैंने गुल्लक तोड़ा था, गुल्लक में से निकले 50-60 हज़ार रुपए। मुझे नहीं लगता वैसे निकल सकते हैं गुल्लक से इतने, मैंने भी जमा किया था,
200 के बाद तोड़ दिया मैंने उसको बट इट्स ओके। तो बेसिकली क्या है, गुल्लक में आपने पैसा जमा किया, आपने किसी को भी अगर कॉइन्स में पेमेंट कर रहे हैं, इफ यू आर पेइंग समवन इन कॉइन्स, तो उस कॉइन को ज्यादा से ज्यादा आप 1000 रुपए तक पे कर सकते हो। बट सर हमने तो ज्यादा ही पे किया है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वरना आप उस पर केस नहीं कर सकते हो कि ये बंदा कॉइन्स नहीं ले रहा है 1000 रुपए से ज्यादा का। यही है लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड है मतलब क्या है सर, लिमिटेड लीगल, देखो अंडर द कॉइनीज एक्ट 2011, कॉइनीज एक्ट मतलब क्या होता है, कॉइन्स के लिए एक एक्ट लगा हुआ है। कॉइन शैल बी अ लीगल टेंडर इन केस ऑफ कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपीज इज द सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। यानी आप 1000 रुपीज से एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को कॉइन में पेमेंट करना है तो आप मैक्सिमम पेमेंट 1000 रुपीज का दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा देते हो, सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि कॉइनीज एक्ट क्या बताता है कि सर आप 1000 रुपए तक कॉइन पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी जो कॉइन है वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 रुपए का मैक्सिमम कॉइन होना चाहिए। 1 रुपया उससे बड़ा हो सकता है बट 1 से छोटा कॉइन नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ सर, लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर which can be paid in discharge of debt at a certain limit। मतलब सर लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, ये वो पैसा है जो डेट के लिए पे किया जा सकता है बट लिमिटेड सम के लिए, लिमिटेड सम यानी 1000 रुपए के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया, अंडर द कॉइनीज एक्ट आप किसी को भी 1000 रुपए तक का कॉइन दे सकते हो, उससे ऊपर का कॉइन नहीं दे सकते हो अगर उसने मना कर दिया तो, ठीक है। दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है सर, सर करेंसी है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, करेंसी है सर। मतलब आप नोट के फॉर्म में कितना भी सम पे कर सकते हो, कोई मना किया तो आप सीधे केस कर सकते हो। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब नोट का अनलिमिटेड लीगल है, आप करोड़ों पे कर दो किसी को, अरबों पे कर दो, अगर नोट के फॉर्म में है तो सामने वाला मना नहीं कर सकता है, अगर करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखा सर हमने, लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब आप कॉइन सिर्फ 1000 तक का ही पे कर सकते हो, उससे ऊपर वो मना कर सकता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, करेंसी यानी नोट, आप कितना भी पे करो सामने वाला पर्सन मना नहीं कर सकता है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट ऑफ एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट। वहां पे क्या था, सर्टेन अमाउंट, यहां पे क्या है, एनी अमाउंट, ठीक है। चलो होपफुली समझ में आएगा। अब नॉन लीगल टेंडर मनी, सर आपने अभी पढ़ा है लीगल टेंडर मनी, ठीक है। आपने क्या पढ़ाया, लीगल टेंडर मनी, इसके अंदर आया 2 चीजें, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब सर नॉन लीगल क्या है, ये नॉन लीगल क्या है, ऐसा कौन सा पैसा है जो लीगली ही नहीं है, सर है ना, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क तो करता है बट लीगल नहीं है, सरकार उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगाता है। सर ऐसा क्या है, सर चेक, डीडी, ये सब क्या है, आप किसी को चेक से पेमेंट करते हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, बट उसके पीछे कोई लॉ नहीं लगा हुआ है कि आपको लेना ही लेना है उससे। वो नहीं बोल सकता है कि मैंने चेक में पेमेंट किया था, इस बंदे ने लिया नहीं, समझ रहे हो आप। तो यानी क्या है, इसको बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। ऑप्शनल मनी यानी आपके पास ऑप्शन है। इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ मनी विच जनरली एक्सेप्ट बट लीगली नॉट बाउंड, ओके, टू एक्सेप्ट इट। इसको जनरली चलता तो है, चेक्स डीडी चलता तो है सर, बट लीगली बाउंड नहीं होते, ठीक है। अच्छा यहां ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आप बताना, अंडर द कॉइनीज एक्ट सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कितने का बन सकता है, हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कितने तक के छापने की पावर है सरकार के पास। आरबीआई सबसे बड़ा कॉइन कितने का छाप सकता है, सर सबसे बड़ा कॉइन मैं बता रहा हूं, आप देख लेना। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सबसे बड़ा सम ऑफ कॉइन कितने का बन सकता है और सबसे बड़ा डिनोमिनेशन ऑफ नोट कितने का बन सकता है। सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन, हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। तो मैं बताता हूं, हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ
कॉइन जो बन सकता है वो है 1000 रुपए का। 1000 रुपए तक की कॉइन को बनाया जा सकता है और बन भी चुका है पहले, अगर आप गूगल करोगे ना मिल जाएगा आपको। अगर नोट की बात करें तो 10,000 रुपए नोट 10,000 का सबसे बड़ा नोट हो सकता है। जैसे 2000 का था अभी, इससे पहले 10,000 का भी नोट बन चुका है जो कि इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया था, तो आपको गूगल पे मिल सकता है ये। ठीक है, ये बस जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है पहले तो समझना। सर आपको याद है मैंने फर्स्ट चैप्टर में दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, स्टॉक और फ्लो, फ्लो और स्टॉक। याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने फ्लो और स्टॉक। फ्लो मीन्स सर बहता हुआ पानी, याद है, पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक मीन्स ठहरा हुआ पानी, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान है? नहीं ध्यान है तो वापस देख लेना वो वीडियो। अब आपसे पूछता है मनी सप्लाई, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? सर ध्यान से देखना, मनी सप्लाई सबको लगता है सप्लाई वर्ड है तो ये फ्लो होगा। सर ये फ्लो नहीं है, मनी सप्लाई स्टॉक है। सर ऐसे कैसे? मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में कितना पैसा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में कितना पैसा है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, देखो ये है ना, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि इट इज पर्टिकुलर एट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक समय पे कंट्री में कितना पैसा घूम रहा है, कितने नोट और करेंसी घूम रहे हैं, इस बात को बोलते हैं मनी सप्लाई। कोई आपसे पूछे मनी सप्लाई क्या होता है तो मत बोलना कि मनी सप्लाई हो रहा है इधर से उधर, नहीं हो रहा है सर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कंट्री में कितना पैसा है, इस बात को बोलते हैं हम मनी सप्लाई। ठीक है, आ जाओ। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, चलो इसको मैं ऐसे करवाता हूं, इसको आप यहां से रीड कर सकते हो बट मैं यहां से करवाता हूं। ठीक है, देखो सर आपने बोला कि मनी सप्लाई, ध्यान से देखना बस लास्ट ही चल रहा है, मनी सप्लाई आपने बोला ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। सर अभी आपने बोला ना ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देश में कितना पैसा है। तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसको मेजर भी किया जा सकता है सर। जैसे अगर एक बकेट में पानी है, मैं बोल रहा हूं बताओ कितना पानी है, तो आप मेजर कर सकते हो ना, इसी को तो स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। तो सर अगर मैं बोलता हूं कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में देश में कितना पैसा है, तो सर इसको मेजर भी तो किया जा सकता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देश में कितना पैसा है। समझ रहे हो? तो देखते हैं सर, इसको मेजर करने के लिए अलग अलग टूल हैं। जो आपके सिलेबस में है वो है सिर्फ M1, ये M2, M3, M4 ये बताया गया है बट आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ M1 कंसेप्ट है। ठीक है, M1 क्या होता है सर? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, एक काम करूं क्या, चलो मैं इसको खुद से समझाता हूं। चलो ध्यान से देखना, M1, ठीक है, M1 समझाता हूं मैं। अच्छा बोर्ड नहीं है हमारे पास। सर आपने बोला M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। सर C का मतलब क्या होता है? C का मतलब मैंने बोला एक पॉइंट ऑफ टाइम में देश में कितना पैसा है ये निकाल कर देखो, देश में कितना करेंसी घूम रहा है ये बात आपको जानना है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देश में कितना करेंसी घूम रहा है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो सर C मतलब क्या होता है? करेंसी होल्ड बाय हाउस होल्ड, यानी जितना भी पैसा हाउस होल्ड के पास रखा है, यानी घर में जितने भी नोट या कॉइन्स रखे हैं इनको ले लो सर सबसे पहले। मतलब बोला अगर आपको देश में कितना पैसा है ये निकालना है तो सबसे पहले लोगों के जेब में कितने पैसे हैं, घर में कितने पैसे हैं, पहले उसको जोड़ लो। ठीक है सर, जोड़ लिया कि लोगों ने घर में कितने नोट और कितने कॉइन्स रख रखे हैं। दूसरा डीडी, सर डीडी क्या होता है? डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट। डीडी क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो भी हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक में रखे हैं, यानी अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास पैसा कहां है सर? या तो मेरे घर में, मेरे जेब में हो सकता है, या फिर मेरा पैसा बैंक में हो सकता है। तो बोला जितने भी लोगों के पास घर में पैसा है उन सबको जोड़ लो, जितने भी लोगों के पास बैंक में पैसा है उसको जोड़ लो, एंड देन आते हैं अदर डिपॉजिट पे। ठीक है, अदर डिपॉजिट क्या है? ओडी, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट पहले बोलो, बताओ ये समझ में आ गया आपको? M1 इज इक्वल टू सी, सी मतलब करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, DD मींस डिमांड डिपॉजिट मतलब लोगों का पैसा जो बैंक में है, OD मींस अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट क्या है सर? समझना, आपके बुक में ना अदर डिपॉजिट अच्छे से समझाया नहीं संदीप गर्ग में, बट आप समझना अदर डिपॉजिट क्या है सर? RBI के पास जो देश का पैसा रखा है, ठीक है, RBI के पास जो देश का पैसा रखा है, जैसे आपने सुना होगा बजट में निर्मला सीतारमन जी बोलती हैं 200 करोड़ दिया, सॉरी 200 बोल रहा हूं, 2 लाख करोड़ दिया रेलवे को, 3 लाख करोड़ दिया MSME को, ठीक है, इंडस्ट्री को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, सबको पैसे बांटे। क्या कर रही हैं? जैसे रेलवे को बोला 2 लाख करोड़, तो उठा के गई ब्रीफकेस में पैसा बंद किया और दे दिया क्या रेलवे को? नहीं सर, वो 2 लाख करोड़ RBI में रख दिया गया है। अब रेलवे क्या करेगा? अपना बिल बना के लाएगा और उससे पैसे लेके जाएगा। तो जो RBI में हमारे कंट्री का पैसा है, कंट्री का मनी है, ठीक है, RBI में जो कंट्री का पैसा रखा हुआ है उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। वो पैसा किसका है? कंट्री का ही तो है ना, वो पैसा किसका है? कंट्री का ही है। मतलब उस बस रखा हुआ वो RBI में है, RBI में रखा है, या फिर मान लेते हैं किसी मान लेते हैं आपका वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को डोनेशन दिया कि आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो, ठीक है, या फिर IMF ने पैसा दिया, तो वो जो पैसा देश के लिए आ रहा है, लोगों के लिए आ रहा है, जो RBI ने सिर्फ रखा हुआ है अपने पास, जो कि आगे कंट्री में लगाना है उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है अदर डिपॉजिट? बहुत ईजी है सर। जो निर्मला सीतारमन इतना लंबा लंबा सम दे रही होती है ना, अगर आपने कभी भी बजट देखा है तो यही करती है बजट में, 2 लाख करोड़ दिया रेलवे को, 3 लाख करोड़ दिया MSME को, मनरेगा को दिया 5 लाख करोड़, ठीक है, वो क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट जो है, ठीक है, नाबार्ड है, नाबार्ड को दिया इतना पैसा। तो एक्चुअल में बॉडी में पैसा बंद करके उनको दे नहीं आया, वो सारा पैसा कहाँ है? RBI के पास, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब आ जाओ बुक पे, ये देखो करेंसी, वेट क्या है M1 में सर? देखते हैं सर, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, जो कमर्शियल बैंक में हमारा पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट, एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। यानी M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। सर बाकियों को कुछ नहीं करना है, नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। कुछ और देख लेता हूं, इंपॉर्टेंट है तो वो भी पढ़ा देता हूं मैं। अच्छा, चैप्टर खत्म, एग्जाम्पल्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म। आपको अगर करेंसी ये सब समझना है थोड़ा बहुत तो आप यहां से भी कर सकते हैं। करेंसी विथ पब्लिक मतलब लोग जो कंसिस्टेंट पेपर नोट या कॉइन्स रखते हैं 10, 20, 5, 1 का, इसको बोलते हैं सी। इसको क्या बोलते हैं? सी। M1 इज इक्वल टू था ना, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो C ये है, DD ये है। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, जो हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो इतना था ये चैप्टर, होपफुली आपको समझ। अच्छा ये देखो नोट अगर दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है को मैं और जूम कर देता हूँ। जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था ना, ध्यान आएगा तो मैं ढूंढ ही रहा था कोई नोट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये देखो और जूम, हाँ ये देखो, अगर आपको ये नोट दिख रहा है तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, इस जगह पे देखना लिखा होगा, यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ लिखा होता है मैं धारक को इतना पैसा देने का वादा करता हूँ। इसी के लिए बोलते हैं मनी इज अ प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी by which
people of that country are legally bound to accept it as a medium of exchange. सर लीगली क्या होता है? लिमिटेड लीगल और अनलिमिटेड लीगल, याद है ना, अभी पढ़ाया था। चलो तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बैंकिंग, एंड आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के, आप सीख रहे होगे कुछ। तो बस सीखते रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी तब जब आप अपना स्कोर कार्ड मेरे चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डालोगे, और मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप अच्छा स्कोर करोगे और मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पे कि आइए एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, बट मैंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं है। तो नाउ इट्स काइंड ऑफ माई ड्रीम कि आप अच्छा स्कोर करें और मैं आपको बुलाऊं यहाँ पे कि अच्छा बताइए आपने कैसे पढ़ा, ताकि दूसरों के लिए एक मोटिवेशन रहे और आपके लिए भी मोटिवेशन रहे कि हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग। बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी बंदे ने अच्छा किया है, किसी पर्सन ने भी अच्छा किया है, उसको अप्रेज करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा किसी को अप्रेज करते हो, बोलते हो वाह वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो वो और अपने लेवल को एक्सीड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो करते रहिए। सून अगर आपने अच्छा किया तो हम ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।